कि परफेक्ट लाइफ, हर एरिया में प्रॉब्लम है, समस्याओं का जवाब घाटा, उनकी प्रॉब्लम बड़ी है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इन अ हेल्दी वे दिस इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम. फर्क पड़ता है. आई हैव एक्सेप्टेड इट. अपनी आधी प्रॉब्लम तो केवल इसी कारण से है कि अपनी देखो जिसके ऊपर पड़ती, यू नो व्हेन इट हैपेंस विथ यू. तू तो मजे से रह रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मुझे है. ये मैं तेरे देख, बारे में सोचा था. अच्छा क्या सुनेगा, कहानी सुनेगा या कविता सुनेगा? कहानी. चल तू बोल रहा था, मैं कविता सुना देता हूँ. एक उम्र गुजरी है मेरी तकलीफों के सहारे. एक उम्र गुजरी है मेरी तकलीफों के सहारे. अब तकलीफ ना हो तो तकलीफ होती है. वाह क्या बात. कैसी लगी कहानी? भाई कहानी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मेरी मेरी पूरी जिंदगी कहानी हो रखी है यहाँ पे. मतलब मैं देखता हूँ यार कि हर एरिया में प्रॉब्लम है लाइफ में. फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, जॉब की अनसर्टेनिटी है, हेल्थ में प्रॉब्लम है. अब जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है. सब फाइनेंसेस हो गया, मतलब हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, मतलब सब एरिया में ऐसा लग रहा है, सब एरिया में प्रॉब्लम है. मेरा एक दोस्त कहा करता था, अक्सर आके पूछता था, तो हम क्या पूछते हैं कि कैसे हो, तुम्हारे हाल चाल कैसा है, वो आके पूछता था भाई दिक्कत में कोई कमी तो नहीं है ना. क्या करूँ मैं? तो यार दिक्कत में कमी अगर कभी हो तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है. दिक्कतें रास्ता ढूंढ लेती है, दिक्कतें पानी की तरह हैं. नहीं, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब जैसे मेरी परवरिश हुई है, अब मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है कि हाँ उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई थी. या फिर जैसे मैं 10th क्लास से पेरेंट्स से दूर हो गया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो मेंटली प्रॉब्लम क्रिएट किया हो उस टाइम पे. हालांकि मैं घर पे ही था मेरे दादा दादी के साथ. लेकिन लेकिन ऐसा लगता है कि अब लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. अपन जब छोटे होते हैं तब इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, और अब लाइफ में ऐसा लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. अच्छा बचपन की तकलीफों से शुरू करते हैं. बचपन में मतलब, अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि तू पहली बार रोया कब था, पहली बार तो रोया होगा, लेकिन जो तुझे याद है कि तुझे एक कंसिस्टेंट जो चीज़ तुझे सताती थी बचपन में, वो क्या थी? यार मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो क्या है, ट्रांसफ़र होके इधर उधर जाते रहते थे और हम लोग दादा दादी के साथ रहते थे. तो जो पहली प्रॉब्लम जो मुझे ऐसा याद है कि मुझे इफ़ेक्ट करती थी, वो ये थी कि मैं सोचता था कि वो इजी होके वो वापस सही सलामत आएंगे क्या. बिकॉज उस टाइम पे तो बस में ट्रैवल होता था ज़्यादा, कार रोड्स भी इतनी अच्छी नहीं थी. मतलब खैर मुझे पता नहीं था इतना, बट वो हमसे दूर रहते थे हमेशा. और मुझे ऐसा लगता था कि वो स- सही सलामत आएंगे क्या, अगली बार आएंगे क्या, कब आएंगे, मेरे से बात करेंगे. तो आई थिंक वो एक चीज़ है जो कि मुझे ध्यान है, कॉन्शियसली ध्यान है. और मैं बहुत छोटा था, 3rd 4th क्लास में या उससे भी छोटा. तो ये मुझे कॉन्शियसली ध्यान है. तो मैं क्या करता था कि कुछ प्रेयर्स करता था, फिर बोलता था अभी तक जितनी मैंने प्रेयर करी है वो मेरे फादर को दे दो. फिर मैं दोबारा प्रेयर करता था एक हफ्ते, और फिर ऐसे बोलता था कि अभी ये दे दो. तो आई थिंक वो एक प्रॉब्लम था. आई थिंक अब इतना प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ट्रैवल करते थे, तो जो भी कार बस से जा रहे थे तो मतलब उनका वो जो भी रूटीन था. लेकिन उस टाइम पे समझ में थोड़ी ना आता है. 3rd क्लास में कितने 8 9 साल के रहते हैं, उस टाइम पे इतना समझ में थोड़ी ना आता है कि अच्छा ये ट्रैवल के लिए ऐसा रहता है, क्या रहता है. उस टाइम पे शायद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है हमारे को, हमारे पिता को देखकर. हाँ. माँ तुम्हारे साथ रहती है, लेकिन पिता तुम्हारे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ देता है. अभी जैसे वो बच्चे हैं, मतलब जो मेरी बेटी है, उसको उसको नहीं पता कि उसको पता है एक्चुअली, सब मीडिया के कारण सबको पता है कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, पैलेस्टाइन इसराइल वॉर चल रही है, इतना अनसर्टनिटी है. लेकिन वो फिर भी फ्री हैं, वो फिर भी सिक्योर हैं अपनी दुनिया में. तो ऐसे ही बचपन में हम लोग एकदम सिक्योर रहते हैं. अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स. अब कोई बच्चा बीमार है, उसको बीमारी की प्रॉब्लम है, या फिर कोई बच्चे किसी के पास पैसे नहीं है, उनको पैसों की प्रॉब्लम है, तो होती है, बच्चों को भी फ़र्क पड़ता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे फादर मुझसे दूर रहते, तो मुझे प्रॉब्लम थी उस बात से. अब सोचता हूँ तो लगता है प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी एक सिक्योर वर्ल्ड में रहते हैं अपन. लेकिन जैसे ही अपन वो खुद की एक दुनिया बनाते हैं, खुद की फैमिली बनाते हैं, खुद खुद फाइनेंसिस से डील करते हैं, खुद रिलेशनशिप से डील करते हैं, खुद चीज़ों से डील करते हैं, तब वो मतलब फटता है, और फिर वो सब अपन डील करना चालू करते हैं. तो पहले तो अपन को पेरेंट्स शील्ड करके रखते थे, अभी अपन वो शील्ड चला गया, अभी अपन अपन शील्ड हैं दूसरों के लिए. राइट. तो वो है. और फिर क्या होता है,
कई घरों में जैसे मैंने देखा है कि बच्चे को पहले से प्रिपेयर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे घर में मुझे प्रिपेयर नहीं किया, मतलब 22 साल तक तो मुझे मतलब ये नहीं पता था कि प्याज कितने का आता है, बिजली का बिल कितने का आता है, तो मतलब हमें बिल्कुल काम नहीं करा, मतलब हम लोग ग्लास उठा के भी नहीं रखते थे सिंक में। तो ऐसे ऐसे परवरिश में तो एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार, तो वो पहले तो समझने में ही लग जाए कि भाई ये क्या हुआ। पहले तो कोई लोग थे जो टेक केयर करते थे, अब ये सारा मुझे टेक केयर करना है। तो उसमें फिर ये ना ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है, तो मुझे तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है। तुझे लगता है कि समस्या एक समय पर बहुत समय दूर रहती थी, अब समस्याओं का जवाब भाटा तुम्हारे ऊपर एकदम से आ गया और तुमको पता नहीं था कि तैरना कैसे। एग्जैक्टली तो पहले ऐसा था कि आपके पास लोग थे जो वो समस्याओं को डील कर रहे थे, आपके तक आ नहीं रही थी वो समस्याएं। हो सकता है होंगी, अब जैसे मैं स्कूल जाता था तो हो सकता है स्कूल में कुछ हुआ हो जहाँ पे मेरा किसी से बन नहीं रही हो, मेरी लड़ाई हो गई हो, कुछ होमवर्क का प्रॉब्लम हो, मुझे पनिशमेंट मिला हो, तो वो सब जो चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स रहते हैं वो तो रहते ही होंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन मैंने ये एक सेपियंस में मैंने ये पढ़ा था कि ह्यूमन स्पीशी जो इंसान है वो अपने बच्चों का जिस तरह से लालन पालन करता है कोई और स्पीशी उतना नहीं करती है, और जितने लंबे समय तक करता है। अब 20-22 साल इज एक्चुअली अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम फॉर एनी अदर स्पीशी टू ग्रो, सर्वाइव एंड एक्चुअली पेरिश ऑल्सो। या तो आई थिंक यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक तो पेरेंटिंग का है जो कि आप कैसे अपने बच्चों को पालो ताकि वो इंडिपेंडेंट ईजिली हो जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना चालू कर दें। दूसरा है कि अगर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो तो आप वो कैसे संभाल रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब तो मैं तो कई बार बहुत ओवरवेलम हो जाता हूँ सब प्रॉब्लम से। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब, मतलब वो वाई मी वाला जो फीचर है ना, वो मुझे बहुत लगता है कि यार यार हर हर एरिया में प्रॉब्लम है। और और मैं देखता हूँ आगे सुनता हूँ लोगों से, तो इक्वली उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम रहता है। तब वो डील कैसे करते हो वो है। नहीं, हम अकेले नहीं हैं, किसी भी प्रलय में हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ ही डूब रहे हैं। अब कौन तैर के जाता है कौन डूब के जाता है, जैसे वो एक कविता है ना, नहीं कविता नहीं शायद एक शेर है छोटा सा, कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो समस्याएं, और ये शायद प्रेम को लेके कही गई है, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि ये जीवन की भी बात है कि जितना तुम समस्याओं से बचने की कोशिश करोगे उतना ही तुम समस्याओं से घिरा हुआ पाओगे, जितना तुम समस्याओं के अंदर से निकल के जाओगे उतना परेशान नहीं करेंगे। और कहते हैं ना कि कोई एक प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन को डिफाइन नहीं करती है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुम एक एक करके सॉल्व करते हो, वही जीवन है। समस्या विहीन शायद जीवन कभी नहीं होगा, ना ही कभी किसी का रहा है। तूने मुझे एग्जाम्पल दिया कि बचपन में पिता जब बाहर जाते थे तो हमको लगता था कि हम थोड़े इनसिक्योर हो गए हैं, हम उनके लिए वरी कर रहे थे, वो रहेंगे तो मैं सेफ सिक्योर सॉलिड फील करूँगा। जब हम थोड़े बड़े हुए, जब हम टीनेज में आ जाते हैं, जब हम थोड़े से रिबेलियस हो जाते हैं, तब अब उनको चाहिए नहीं होते पेरेंट्स। तब हम पापा मुझे ये नहीं बताएं कि मैं कैसे जीऊँ, मम्मी मुझे ये नहीं बताए कि मैं कैसे उठूँ। उस टाइम समस्याएं क्या होती हैं उस टाइम पे, मतलब अपने निजी परिचय से भी बताओ कि क्या समस्याएं तुमने देखी थी उस टाइम पे, जिसको हम किशोरावस्था या टीनेज बोलते हैं। यार एक्चुअली ये ना, आई थिंक अपन इसके बारे बात कर रहे थे पहले भी, मतलब अभी रिसेंटली 5-10 सालों से पहले पूरी मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे पास प्रॉब्लम है। मतलब मैं ना एकदम सेफ इन्वायरमेंट में, सिक्योर इन्वायरमेंट में, जहाँ पे अबंडेंस है, बहुत पैसों का अबंडेंस है, चीज़ों का अबंडेंस है, रिलेशंस का अबंडेंस, तो मतलब ऐसे ऐसे से मैं निकला हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हालांकि अब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स थे, उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट भी पड़ा है मेंटली, जो भी है। लेकिन लेकिन मैं ऐसे इन्वायरमेंट से आया हूँ जहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता था अंटिल वेरी रिसेंटली 5-6 ईयर्स मे 10 ईयर्स कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं थे। तो वो भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कि आप ऐसे सिक्योर इन्वायरमेंट में रह रहे हो, फिर जब आपके पास एक्चुअल प्रॉब्लम्स आते हैं तब फिर डिफ़िकल्टी होता है उसको डील करना। हाँ, क्योंकि हम उसके लिए हमारी शायद कोई ऐसी मांसपेशी नहीं थी जो उस भार को ढोने के लिए तैयार थी, और जब वो भार आया तो पता चला मांसपेशी टूट गई। तेरे को क्या याद है जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो तूने फेस करी हो? देख, बचपन की प्रॉब्लम्स थोड़ी बचपन टाइप होती है, आज मेक सेंस नहीं बनी। तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे स्कूल टाइम पे लगती थी वो था होमवर्क।
अच्छी से बहुत गिरा हिस्सा था। ऐसा होता था कि मैं घर पे आके होमवर्क कर रहा हूँ और मेरे मोहल्ले वाले, मेरे फ्रेंड्स, वो सब बाहर जाके खेल रहे हैं। कि उनको होमवर्क नहीं था क्या? यही मेरे को समझ नहीं आता था, या तो फिर वो होमवर्क पहले कर लेते थे या फिर वो खेलने के बाद करते थे। लेकिन मेरे को ऐसा बोला जाता था स्कूल से, "नहीं आओ, खाना वाना खाओ, जल्दी अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर शाम को खेलने में जाओ।" अब होमवर्क इतना होता था कि शाम को खेलने का जा ही नहीं पाए। ये कौन सी क्लास की बात है? आई थिंक, अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ तो शायद ये 4th 5th 6th इस पीरियड की बात होगी। मैं ना एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा। अब मेरी मम्मी मेरे को बोलती थी तू बेटा पढ़ाई कर ले, होमवर्क कर ले, तो मेरे पापा बोलते थे कि 5वीं तक तो इसको कोई वैसे फेल नहीं करेगा, और अगर मैं बोल दूंगा तो 8वीं तक नहीं करेगा, फिर तो तो भाई ऐसे ऐसे पढ़ाई के माहौल से निकला हूं मैं। ऐसे मेरे को मिल जाता, मजा आ जाता भाई। लेकिन फिर भी ये होता था कि छोड़ के जाते थे, होमवर्क छोड़ के खेलने जाते थे, और अगले दिन स्कूल में डांट पड़ती थी कि होमवर्क नहीं किया। मेरी थ्रू आउट ये जो 4th 5th 6th, ये जो प्राइमरी स्कूल वाला टाइम था, ये मेरा होमवर्क को लेकर के, मुझे लगता था होमवर्क दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एंड आई वॉज ईगर कि कब स्कूल खत्म हो, कब होमवर्क से छुटकारा मिले। लेकिन उसके बाद जो होमवर्क मिला, वो होमवर्क आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद से हम चले जा रहे हैं। मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ कि जैसे स्कूल जब खत्म हुआ तब तुमको होमवर्क मिलना बंद हो गया, लेकिन तब जब जो वर्क था और होम था, तब हमने होम के लिए और वर्क के लिए काम करना चालू किया। और ये जो होम वर्क है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यार देख, अपन अपन यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स क्या थी चाइल्डहुड में। तूने होमवर्क बताया, मैंने पेरेंट्स का कुछ बताया, लेकिन ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली में बहुत सीरियस है, क्योंकि कुछ लोग एकदम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से। उनको समझ में नहीं आता कि वो फाइनेंशियल इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करें, रिलेशनशिप इश्यूज़ कैसे रिजॉल्व करें। मतलब मैं ये मानता हूँ कि 75% इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे अगर आपका घर सेफ और सही है। अगर आपके घर पे रिश्ते ठीक है, किसी के साथ भी, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, फिर पेरेंट्स के साथ हो, सब सिबलिंग्स के साथ हो, अगर आपके घर का माहौल सही है तो आप है ना दुनिया से लड़ सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि मैं सीरियस बात बोल रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हताश हो जाते हैं, वो अपना सुसाइड कर लेते हैं या फिर करना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। उसके बारे में क्या बोलेगा? तो वो देख, एक ऐसा कंप्लेनिंग एटीट्यूड आ जाता है लोगों का। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही गलत हो रहा है। जैसे एक शेर है कि कुछ ऐसे धागे चुने मैंने जिंदगी के लिए कि जीवन भर उनमें गांठ बांधता रहा। वाह। कि कहने का मतलब है कि लोग अपनी लाइफ जो उनको मिली है, उसमें एक कंप्लेनिंग काउंटर होता है, एक कंप्लेन काउंटर होता है, वहाँ पे खड़े होते हैं जीवन पे। हाँ। देखो, कभी भी तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। छोटा मोटा कुछ चालू रहेगा, या बड़ा कुछ रहेगा, या मीडियम लेवल पे चालू रहेगा। कुछ लोग डिसएडवांटेज होते हैं दोस्त, फाइनेंशियली डिसएडवांटेज पे होते हैं, मेंटली डिसएडवांटेज पे होते हैं। नहीं, अगर इलॉन मस्क का एग्जांपल लें, हाँ हाँ तो दैट गाय मैरिड 4 times, he has got 4 divorces, he has got 11 children. हाँ। Okay, I think some numbers can go up and down. ठीक है। But that means कि उसका फोन फ्रेंड ठीक नहीं था, but he is a successful man. नहीं, आई थिंक इलॉन मस्क का एग्जांपल थोड़ा सा एक्सट्रीम इसलिए है क्योंकि एक फैमिली ले, मजदूर की फैमिली है जिसके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है। सबसे पहले तो वो छपरी में रहते हैं रोड साइड पे, और वो दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी पे उनको जो भी मिलता होगा डेली का, और वो फिजिकल लेबर है। वो ईंट उठा के एक इस ग्राउंड लेवल से 10वें माले तक भी जा रहे होंगे 50 बार दिन के अंदर। फिर उसके बाद अब उनके बच्चे वहीं पे रेत में खेल रहे हैं। कई तो बच्चे भी फिर उस काम में लग जाते हैं जब वो थोड़े बड़े होते हैं, एजुकेशन उनको मिल नहीं पाती है, या फिर अगर एजुकेशन मिलती भी है तो लेकिन उनका सोशल लेवल इतना कमज़ोर होता है कि वो उसको उठने में उनको 2-3 जनरेशन लग जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ लोग एक्चुअली में डिसएडवांटेज पे रहते हैं। दिस इज अ डिसएडवांटेजियस सिचुएशन, जिसमें मैं बोलूँगा कि सम डिसेबिलिटीज आर देयर in terms of finance, in terms of home security, safety, because these guys are exposed to not just extreme weather, they are also exposed to crime. और किसी भी तरह की चीज़ हो रही है, अगर दंगा हो रहा है तो सबसे पहले वो आदमी मरेगा जिसके सर पे छत नहीं हो, जिसके घर में दरवाज़ा नहीं, वो सबसे पहले मरेगा। लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ ग्लोबल वर्ल्ड पॉवर्टी प्रॉब्लम। हम शायद इंडिविजुअल की प्रॉब्लम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो वॉर जोन्स में रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर है, या फिर हज़ारों लोग हैं जो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं। मतलब ये सब ग्लोबल माइग्रेशन चल रहा है।
मिडल ईस्ट से, सीरिया लेबनान से लोग यूरोप में आ रहे हैं, तो मतलब ये सब चल रहा है। तो ऐसा बोला जाए सही होगा कि उनकी प्रॉब्लम बड़ी है और अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम, थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम जो अपनी फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है वो छोटी है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि देखो, तो बताएं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। ये भी एक होता है कि when you are in a particular circumstance, in a particular situation for a very long time, you at the end of the day you get used to it, even though it is wrong. Not get used to, or you should not get used to bonding. You are at a wrong place and imposed on you basically, right? In a war zone. But at the होता भी है कि अपन लोग जिस सिचुएशन में होते हैं ना उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। हमारा अभी कंडीशन हम उस आदमी से कंपेयर नहीं कर सकते जिससे सब बंद गिरने वाला। वो नहीं सोचता कि मेरे घर पे बच्चा भूखा है, मैं अगर मार्केट में जाकर के ब्रेड का लेने जाऊंगा तो मे बी आई विल बी किल्ड और शॉट। हमारी सिचुएशन वो नहीं है। हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, दे आर मोर मेंटली एंड एक्सपेक्टेशन रिलेटेड थिंग्स। कि यार मैं चाहता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा, मेरा दोस्त उसके 10 कदम आगे पहुँच गया। ये मेरी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम चालू होती है एक्सपेक्टेशन के साथ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर पाया, इसलिए मैं दुखी हो गया, इसलिए वो प्रॉब्लम बन गई। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यार देखो मुझे मेरी कैपेबिलिटी पता है, आई हैव मेजर्ड दैट आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, या आई कैन इंक्रीज इट टू 110, मे बी 15-20 with constant practice, and it can be scientifically measured how much you have to exercise, how much you have to eat. But expecting that I'm not able to lift 250 kgs and I am constantly cursing myself every single day is creating or manufacturing a problem in our own plant, and then sulking on the residue or the smoke that it is creating, right? कि हमने अपने अंदर एक फैक्ट्री बना रखी है जिसके अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रॉब्लम, उसका धुआं आ रहा है और हम उससे धुएं को सूंघ के खास रहे हैं। यार हमारी दिक्कत। तो स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब एक्सपेक्टेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। नो, एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। द feverish compulsion association with that expectation is a problem. कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है एंड हैज टू हो, ये करना ही है, ये होना ही चाहिए, दैट बिकम्स अ पर प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी प्रॉब्लम है। आप किसी प्रॉब्लम से मतलब किसी अचीवमेंट से एक्सपेक्ट मत करो। अगर किसी इंसान से भी एक्सपेक्ट करते हो तो वो भी अगर वो अचीव नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। देखो तो जहाँ जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो वहाँ वहाँ प्रॉब्लम होता ही है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो जहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन होता है वहाँ डिसअपॉइंटमेंट और सक्सेस दोनों की पॉसिबिलिटी, एंड यू हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग एनफ टू अंडरस्टैंड, okay, I have started running in a race and there are 10 more competitors. Only one will win. I may lose. Let me give my best. नहीं And accept if you lose. Don't curse or kill yourself because you have lost. नहीं, लेकिन यही पॉइंट है कि अगर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मुझे फर्स्ट आना है इन अ 10 people रेस, तो मैं हो सकता है रेस को एंजॉय करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देख, मैं वो एक्सपेक्टेशन को किल करना इज नॉट अ सोल्यूशन। एक्सपेक्टेशन मस्ट बी देयर, मैनेज करना। इसको कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन के साथ तुमने एक फ्यूरिश कंपल्शन लगा दिया है। उस फ्यूरिश कंपल्शन में से पहले फ्यूरिश हटाओ, कंपल्शन लगाओ, सो दैट यू कंटिन्यू गोइंग इट। एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेशन के साथ एक और एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि इट मे नॉट गो वेल, वी हैव स्टार्टेड अ वेंचर, वी विल गिव एवरीथिंग फॉर इट टू गो वेल। इन केस इट डजंट गो वेल, वी नो दैट इट कैन हैपन। जैसे जो लोग भगवान पे आस्था रखते हैं कई बार ये कह देते हैं कि यार हुआ तो भगवान की वजह से हुआ, नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा थी, लेकिन मैं अपना काम करूँ। भगवान की इच्छा है कि मैं ये काम करूँ। और वहीं जब आप एथियस्ट हो, व्हेन यू आर नॉट बिलीविंग इन गॉड, तब तुम ये कहते हो कि देखो मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, मेरे एफर्ट से अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, अगर उससे नहीं मिला तो दैट मीन्स किसी और ने शायद इतना एफर्ट मेरे से ज़्यादा किया था और वो डिजर्व करता था। ये एक साइंटिफिक वे ऑफ लुकिंग थिंग। वो दोनों का रिजल्ट वही होना चाहिए। भगवान का पाथ भी आपको शायद वहीं पहुँचाए और एक नॉन बिलीवर का पाथ भी आपको शायद वहीं पहुँचाए। नहीं, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है ना कि अपन इस सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, एक सोसाइटी में उसके ऊपर प्रॉब्लम है कि वो ब्रेड लेने जाएगा तो हो सकता है कि घर ही ना पहुंचे, लेकिन अपने साथ प्रॉब्लम है कि अगर अपन इस सेम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल को, जॉब अपने पास नहीं रहेगी तो हो सकता है अपना घर चला जाए। हो सकता है अपन ने इतना जो बिल्ड किया है, कांच का महल जो बिल्ड किया है, धीरे धीरे ताश का महल जो बिल्ड किया है वो गिर जाए एकदम से, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम है। जो मेरा मेन पॉइंट है वो ये है कि अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि अब जैसे थर्ड पर्सन है, अब जैसे मान ले तू मेरे को प्रॉब्लम बता रहा है तो मुझे लगा यार तेरी प्रॉब्लम तो सिंपल है, मैं तो सॉल्व कर सकता हूँ तेरी प्रॉब्लम,
अब तू मेरी प्रॉब्लम सुनेगा तो तेरे को लगेगा कि यार ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें तो इसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो मतलब एडवांटेज सिचुएशन में है, राइट। तो मैं ये मानता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो जिसके ऊपर पड़ती है, यू नो व्हेन इट हैपेंस विथ यू, करेक्ट। जैसे एक छोटी बच्ची को स्कूल में होमवर्क दिया गया, उसको बोला गया कि एक ऐसे लिखो गरीबी के ऊपर। उसने गरीबी के ऊपर ऐसे कुछ ऐसा लिखा, एक आदमी बहुत गरीब था, उसका नौकर भी बहुत गरीब था, उसका ड्राइवर भी बहुत गरीब था, उसका बागबान भी बहुत गरीब था, उसके घर में सब बहुत गरीब। नाउ this means the person who's writing this is a privileged person and he or she doesn't have an idea what poverty means. Yeah, Okay. in true sense, yeah. But he is also talking about a problem. तो जो प्रॉब्लम होती है ना, एक होती है सेल्फ और आउटवर्ड इंड्यूस्ड प्रॉब्लम ओनली, एक्सट्रीम वेदर, वॉर, और let's say is there anything else which is out of human control, Communalized, out of community control. So those are external problems. Then let's talk about it ourselves. हम एक घर में बैठे हैं, गर्म है, बाहर हवा चल रही, ठंडा पड़ रही, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर सेफ। जो बाहर उस एक्सट्रीम वेदर में बैठा है उसको लग रहा है कि यार ये आदमी कितना लकी और मैं कितना लकी, और मुझे लग रहा है कि यार मेरे सर पे लोन है, ये मॉर्गेज पे करना है, मेरे को कल को नौकरी का मेरा ठिकाना होगा कि नहीं होगा, ये मेरी प्रॉब्लम्स है। दोज आर माई मेंटल, कि मैं कहीं बाहर ना पहुंच जाऊं, कहीं मैं निकल, कुछ मेरे साथ कुछ गलत ना हो, एक डर है। फॉल्स एजम्पशन अपीयर इन रियल, इसको बोलते हैं फियर। ये मेरे अंदर है और ये कांस्टेंट है, तो उसके लिए वो फॉल्स नहीं है, उसके लिए वो अपैरेंट है, दिख रहा है। तो मैंने अगर ये बोला कि बचपन में मेरे स्कूल का होमवर्क में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, आज वो बचकाना लगता है क्योंकि मैं उसको 30 साल दूरी से देख रहा हूँ या 25 साल दूरी से देख रहा हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी जिसके सर पे बम पड़ रहा है, तो उसके लिए वो आज है, उसके लिए वो रियल एंड अपैरेंट डेंजर है, पर वो हम अपने सर्कमस्टेंसेस से कंपेयर नहीं करते। मुझे लगता है दिस विल बी अ लिटिल बिट अनइवन कंपैरिजन। हाँ, एप्पल एंड ऑरेंजेस। पर लेकिन आई थिंक अपन सब प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, अपन ने मेंटल प्रॉब्लम की बात करी, एक्सपेक्टेशन की बात करी, कंपैरिजन की बात करी, एक्चुअल लोग जिन लोगों के साथ हो रहा है, बम गिर रहे हैं, वो सब की बात करी। लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम्स, अब जैसे मुझे हर्निएटेड डिस्क है, मैं 1 घंटे ज़्यादा चल नहीं सकता, ये एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, राइट, फिजिकल प्रॉब्लम है। तो और लोगों की कैंसर रहता है, लोगों को डिसेबिलिटी रहती है, उन प्रॉब्लम से लोग कैसे डील करें। अब ऐसे बहुत सारे एक लास्ट चीज़, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे कोई बंदा डिसेबल हो गया, लोअर बॉडी डिसेबिलिटी हो गई, लेकिन उसने ओलंपिक्स के मेडल जीत लिए, राइट। ऐसे भी हैं एग्जांपल, पैरालंपिक्स में मेडल जीत लिए। लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं, ये असली में नहीं होता है। असली में अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली है उसको भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। वो लोग भी मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भी दिनचर्या होती है। तो आई थिंक ये तो रियल प्रॉब्लम है ना, जिसके पास प्रॉब्लम है। मैं इसको अगर ब्रेकअप करूँ कि a healthy man suddenly got disability. So initial phase is shock for him, shock for his wife, for his family. उसके बाद एक पीरियड आता है जिसमें उसको एडजस्टमेंट होता है कि चलो दिस मैन कैन नो लॉन्गर वर्क और नो लॉन्गर सी और नो लॉन्गर हियर, ही हैज टू एडजस्ट हिमसेल्फ एंड द पीपल अराउंड विल एडजस्ट हिमसेल्फ। उसके बाद ये हुआ एडजस्टमेंट फेज। उसके बाद होता है सस्टेनेबिलिटी। Now we know that we cannot get you a new legs, we cannot get you a new ear, or we cannot get you a new pair of eyes. You have to live with it. So acceptance आता है कि yes, I have to live with this problem for the rest of my life for a very long period of time, okay, until I'm healed completely. तो ये सस्टेनेबिलिटी आती है। तो आपने शॉक झेला, फिर आपने उसके साथ एडजस्ट किया, फिर आपने उसको एक्सेप्ट किया और उसका सस्टेन किया। जब आपने ये चारों स्टेजेस पार करनी है, उस टाइम पे आपका क्या होता है, उसके बाद आप उसको हर रोज एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके नहीं जी सकते। यस, आई हैव अ ब्रोकन लेग एंड दिस इज अ प्रॉब्लम, इफ आई थिंक लाइक दैट ऑन अ डेली बेसिस, आई विल नॉट बी एबल टू लिव। आई हैव टू एक्सेप्ट, यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ, दिस इज नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम, this is part of my life, this is how I am and I have to live with it. Okay, I can give a very bad example. Let's say you have a child and he has some form of a disability and he's born with that, and doctor has told you that he's going to live with that. You are not going to rename your child as a problem. तुमने अगर बच्चे का नाम बबलू रखा है तो वो बबलू ही रहेगा, लेकिन बबलू प्रॉब्लम को मत बोलो उसको। अगर बबलू को तुमने प्रॉब्लम बोला तो वो प्रॉब्लम ही रहेगा जिंदगी भर।
तुमको उसको प्रॉब्लम बोलना बंद करना पड़ेगा और एज अ बबलू एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि यस आई एम विथ यू, आई एम योर फैमिली। तुम्हारी प्रॉब्लम के साथ तुम्हारी फैमिली भी उसको एक्सेप्ट करती है, सस्टेन करती है। द डे यू स्टॉप सीइंग दैट इशू एज अ प्रॉब्लम, दैट डे यू स्टार्ट लिविंग। लेकिन ऐसा भी तो होता है, अपने अराउंड इतने सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे यार तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू तो मजे से रह रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मुझे है। ये मैं तेरे बारे में सोचा था, मैं तेरे बारे में ऐसा सोचता रहता था कि हाई तू यूके आया, तू जिस साल यूके आया मैं भी उसी साल यूके आया, और तेरे मेरे सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग हैं। कहने का मतलब है कि उन लोगों से कैसे डील करा जाए जो बोलते हैं कि यार तेरी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है और मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया में कितना दम है, मेरा दम कितना कम। ये भी एक नज़रिया है देखने का, कि जब मुझे लगा कि यार मेरा दम इतना बड़ा है, मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। और जब मैंने एक्चुअली में आँख खोलकर, दिमाग खोलकर, कान खोलकर, जूते खोलकर तेरे पैरों में घुसा, तब मुझे समझ में आया कि तेरे पैरों में जितनी कीलें हैं उसमें मेरे पैर में तो सिर्फ एक कांटा है। देखो, दो लोग तुमको जज कर रहे हैं और कोई लोग तुमको इवेल्युएट कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई वो जो तेरे को इवेल्युएट कर रहा है वो शायद देख रहा है कि तेरे और मेरे बीच में समानता क्या है, फैमिलैरिटी क्या है। वो तेरे को एज अ कोई बहुत ही प्रिविलेज आदमी नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि यार भाई ये आदमी मेरे जैसा ही दिखता है, ये मेरे ही कॉलेज से निकला है, ये मेरे ही पड़ोस में रहता है, मैं और ये काफ़ी तौर पर एक है, लेकिन मेरे सर में हर समय दर्द रहता है, इसके सर में दर्द नहीं रहता, ये तो बहुत प्रिविलेज आदमी है। मुझे नहीं मालूम कि तेरी टांग टूटी हुई है, राइट, मुझे नहीं मालूम कि तेरा हिप डिस्क इसलिए, लेकिन मुझे मालूम भी चल जाए और तब भी मैं तेरे को जज करूँ, तब मेरे पास एम्पैथी नहीं आए। दैट मीन्स आई एम अ जज, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज सिंपैथाइजिंग विथ यू। तो यू हैव टू बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट पीपल, these are judges and they are going to judge you forever, whatever good or bad it is. They're going to measure you in a balance, and always say that you are better, you are better, you are better. Inside their mind, they want यार ये आदमी अच्छा नहीं मानना चाहिए। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी सोसाइटी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, एक दूसरे लोगों को दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अरे भाई इसका क्या हुआ, इसने गाड़ी ली क्या, कौन सी गाड़ी ली, ये गाड़ी क्यों ली, ये वाली क्यों नहीं ली, राइट, ऐसा रहता है, राइट। ऐसा अगर सोचा जाए तो बताना कैसा कैसा है। अगर ऐसा सोचा जाए कि अपनी आधी प्रॉब्लम तो केवल इसी कारण से है कि अपन सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे। आज अगर मैं एक कमरे के घर में रहता हूँ और मैं खुश हूँ कि मैं एक कमरे के घर में रहता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा भाई 2 कमरे के घर में रहता है या मेरा दोस्त 4 कमरे के घर में रहता है, तो मुझे लगेगा कि अरे यार मुझे भी 5 कमरे के घर में रहना चाहिए। तो भी एक प्रॉब्लम है, राइट। Comparison is also a problem. Comparison has always been a problem, and comparison has been the biggest motivator also for us. If I wouldn't have compared myself with you, I wouldn't have tried to excel. तो कंपैरिजन एक लेवल तक हेल्दी में रहता है, कि तुम अगर 10 गिलास दूध पियोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, लेकिन 1 गिलास दूध इज ओके। सो देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन बी, rather than daily cursing yourself why you are not there. अच्छा, आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप किसी को देख रहे हो तो ये भी देखो कि अच्छा ठीक है आप कहाँ पे हो उसके अगेंस्ट, लेकिन इन अ हेल्दी वे, ताकि वो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और मोटिवेशन का काम करे। वही बात है कि यार देखो, तुम अपने आप को रोज गाली दोगे तो तुम खुद भी गाली नहीं दोगे, ठीक है ना। आई थिंक ये एक एग्जाम्पल किसी मूवी में आया था, आमिर खान की मूवी थी तारे ज़मीन पे। उसमें एक बार वो जब उसमें एक सीन है जिसमें वो उस पेरेंट के बच्चों के पास, उन बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि देखो जापान में एक पेड़ होता है और जब लोग वो पेड़ काटना होता है तो वो जाकर के उसको गालियाँ देना चालू करते हैं, उस टाइम बाद वो मुरझा जाता है। ठीक है, ये इंसान और इंसानी मन के साथ तो बहुत आराम से हो सकता है। तू मेरे को बोल कि भाई तू बहुत ही बढ़िया है, तू बहुत ही बढ़िया, मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाऊँगा, वैसे ही तू मुझे रोज गालियाँ दे तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि यार शायद मैं वैसा ही, राइट। और ये होती है तो कहीं और से आएगी बात, लेकिन एक बातचीत है जो हम अपने आप से निकाल के रहते हैं, हम अपने आप कहीं ना कहीं जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, वो हेल्दी होना चाहिए। दूसरे की इवैल्यूएशन, दूसरे का जजमेंट हम शायद इसी लेवल पर अपने जो जिसको कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। बट इफ वन सेल्फ हार्मिंग स्टार्ट्स, तब वो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होता, क्योंकि तुम खुद अपने से बात कर रहे हो। आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपन खुद के लिए कंपैशन और एम्पैथी रखें। तो मेरे ख्याल से मेन चीज़ ये है कि आधी प्रॉब्लम तो तभी ख़त्म हो जाएगी जब अपन दूसरों की एक्सपेक्टेशन से छोड़ के
अपनी एक्सपेक्टेशन से लाइफ जीना चालू करें, हम्म। राइट? लेकिन एक बात बता, अगर कोई आदमी तेरी प्रॉब्लम में इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो शायद एक तरह से उसका एक एस्केप मैकेनिज्म भी है, एक सेल्फ मतलब जिसको कहेंगे कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म भी है कि अब मेरे को तो सर दर्द हो रहा है, लेकिन इस आदमी को भी सर दर्द हो रहा है, so let me be get some kind of a satisfaction out of it. So and that's why that guy is so much interested in which car you have bought, why you have bought that, you shouldn't have bought that, why didn't you ask me, I have a better suggestion, right? नहीं, पर ये तो बड़ा नेगेटिव व्यू है ना कि भाई अगर दूसरे का सर दुख रहा है तो मेरा भी दुख रहा है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों का सर दुख है। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई ना कि People who are constantly nudging you, constantly judging you, and constantly trying to find what's wrong in you are those people who are actually trying to get out of their own misery by magnifying your miseries under मतलब कहने का मतलब है कि जो लोग अपने को जज कर रहे हैं, अपनी कमियां निकाल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा बना रहे हैं और खुद की प्रॉब्लम्स को बड़ा बना रहे हैं, वो लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको इससे कुछ मतलब वो डिस्ट्रैक्शन भी है उनका एक्शन मिले कि भाई ठीक है, मैं मेरी प्रॉब्लम्स को भूल जाता हूँ, मैं इसकी प्रॉब्लम्स पे फोकस यार एक छोटा सा एग्जांपल हम अपना लेते हैं कि घर में मान लो बीवी से झगड़ा हो गया, ऑफिस में एक और प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम ऑफिस में ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं ताकि घर की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट हो सके, और कई लोग ऑफिस में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि घर के चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ताकि जब हम लोग ऑफिस से घर आते हैं तो ऑफिस को शट डाउन कर देते हैं क्योंकि यार वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट वर्क, लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स, राइट? तो इसका मतलब ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, देखो प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं एक बात बोलूँगा कि लेट्स सी इफ वी आर इन अ बॉक्सिंग रिंग, वी कैन नॉट कंटिन्यू बॉक्सिंग थ्रू आउट आवर डे. At some point in time, we have to go in the corner, take a rest, take a drink, wipe out our things. हम लोग ये करते हैं और ये करना भी चाहिए. जब हम इसको प्रॉब्लम से भागना नहीं कहते हैं, उसको प्रॉब्लम को रेस्ट देना कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर आ गया हूँ. If I get that office in my head, I'm going to constantly be in that boxing ring, even though I'm at home, right? अगर मैंने उसको मैं भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कल सुबह फिर से उस बॉक्सिंग रिंग में जाना है. So that's why it's not always about running away. It's you take some rest, I'll fight with you tomorrow. तब क्या हो जब ऑफिस में भी बॉक्सिंग रिंग हो, घर पे भी बॉक्सिंग रिंग। और ये तो होता है, कंस्टेंटली होता भी है कि you cannot fight two battles at the same time, right? तो one battle at a time, जिसको कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग मैं कर सकता हूँ. मुझे लगता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं अपना कैपेसिटी बताता हूँ, आई एम अ वेरी बैड मल्टीटास्कर. आई कैन डील वन प्रॉब्लम एट अ टाइम very comfortably. If you give me two problems to deal at the same time, I will suck in both of them. ठीक है, मुझे अपना सीक्वेंस बनाना ही पड़ेगा. आई एम नॉट मेरे पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है, मेरा सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग है, वन एट ए टाइम. तो मुझे लगता है कि इससे क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग को भी वो स्पेस मिल जाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसके पास भी एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला था कि हर एरिया में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है. तो इंस्टेड ऑफ अटैकिंग ऑल द प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की जगह अगर एक एक प्रॉब्लम को लें और उसको सॉल्व करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा. हाँ देखो, आप ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ अपनी भूख मिटाऊंगा लेकिन अपनी प्यास को नहीं रहने दूंगा. मुझे भूख और प्यास दोनों लगेगी, फिर मुझे आराम भी चाहिए. तुमको अपना टाइम इस तरह से करना पड़ेगा कि यू आर डीलिंग विथ वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. यू आर नॉट डीलिंग विथ ऑल द प्रॉब्लम्स at the same time on the same day. Yes, because you have to work on your health also, you have to work on your wealth also, okay, you have to work on your relationship also. Yeah, but one at a time. When you are with your wife, be with your wife. When you are with your boss, be with your boss. Okay, लेकिन बॉस के टाइम पे अगर बीवी का फोन आ जाता है तो उठा लेना भैया, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाए. तो इट इज इसको तो फॉरवर्ड प्लानिंग जिसको कहते हैं, गाड़ी चलाते टाइम भी अपन करता था. हाँ, बीवी के सामने बॉस का फोन आ गया तो बीवी को दिखाओ कि देखो इसका बॉस का फोन आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा. और दूसरे दिन नहीं, बॉस को बोल दो कि सर बड़ी मुश्किल हो गई थी सर आपकी वजह से, मतलब मैं फ़ोन उठाना चाहता था, मैं क्या करूँ सर. वाइफ तो आप तो समझते हो ना वाइफ, क्योंकि बॉस की भी वाइफ है, ठीक है. वाइफ का एग्जाम्पल दोगे तो वो सेटअप हो जाएगा. वो तुम क्या कर रहे थे, मैं कल कुत्ता घुमाने गया था, तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा सकते थे. नहीं सर, मैं वाइफ के साथ घूमने गया था. सर तो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है एडिक्शन. और वो एडिक्शन में ये नहीं बोल रहा दारू का एडिक्शन है, जुए का एडिक्शन है, सिगरेट का एडिक्शन है. मैं दूसरे एडिक्शन बोल रहा हूँ, जैसे बिंज ईटिंग है, अनहेल्दी ईटिंग का एडिक्शन है, या फिर टीवी ज़्यादा देखने का एडिक्शन है.
बच्चों को मोबाइल पे लगे रहने का एडिक्शन है, ये सब भी एडिक्शन ही है, राइट? एडिक्शन की प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए? वो हर आदमी के अंदर कोई ना कोई एडिक्शन होता है, और कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि यार मुझे मोबाइल देखने पर की तलब नहीं होती या मुझे चॉकलेट खाने की तलब नहीं होती। अगर वो पागलपन की हद तक है, if it is not controlled and regulated, then you are living a unhealthy life, then it is not. नहीं, पर मैं तो उन लोगों का एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि ऑलरेडी एडिक्टेड हैं, उनको ये प्रॉब्लम है, अब क्या करो? देखो, पहली चीज होती है कि आइडेंटिफिकेशन। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम मानते ही नहीं हो कि ये प्रॉब्लम है। अरे मोबाइल ही तो देख रहा हूँ, अरे अभी तो देखा है, मोबाइल में घुसे रहे हो, क्यों क्यों घुसे हो, अरे अभी तो चालू किया था। सो देखो, सेल्फ अवेयरनेस कब आती है? जब तक तुम माइंडफुल होकर उस चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तब तक उसका इलाज क्या करोगे? ठीक है ना। एडिक्शन का पहली चीज़ होती है कि तुमको एटलीस्ट पता है कि तुम एडिक्टेड हो। सिगरेट देख, आई थिंक ऐसे करना चाहिए लोगों को कि आपके पास ये एडिक्शन है, व्हाट इज़ द कॉस्ट? अगर आप सिगरेट पी रहे हो तो आपके लंग्स में कैंसर हो सकता है, अगर आप दारू पी रहे हो तो आपके लिवर खराब हो सकता है, लिवर में प्रॉब्लम हो। मैंने ऐसा नहीं सुना कि अपने अपने पैसे की पीता हूँ तेरा क्या। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके लिए ये अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर वो एडिक्शन कर रहे हैं, कोई सा भी एडिक्शन, जैसे दारू और सिगरेट का मैंने एग्जांपल लिया, तो उनकी हेल्थ पे इवेंचुअली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देयर हैज़ टू बी अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद एडिक्शन। कोई ये जानता है कि सिगरेट खराब है फिर भी पीता है, और कोई जानता है कि दारू खराब है फिर भी लोग पीते हैं। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकलो? ये प्रॉब्लम नहीं, ये एक ह्यूमन हैबिट है, इसको पहले प्रॉब्लम मत समझो। इसको एडिक्शन को, इस प्रवृत्ति को जिसको कहते हैं कि हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, हम फिर भी वो कर रहे हैं, ये एडिक्शन नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो एडिक्शन के में रिजल्ट होती है। एडिक्शन ये प्रवृत्ति रहती है कि कई बार हम लोग सो रहे हैं, क्यों यार आज सोने का मन कर रहा है इसलिए सो रहे हैं, ये प्रवृत्ति, और यार सिगरेट पी रहा हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, आई नो कि पेपर खा होगा, नहीं यार मेरे को आता था मैं पी रहा हूँ। इन दोनों में जो प्रवृत्ति अंडरलाइन जो हमारी फीलिंग है वो यही है कि यार लेट मी डू इट वंस, ओके मैं कल से नहीं करूँगा, या इस बार मैं आखिरी बार कर रहा हूँ, मैं अगली बार नहीं करूँगा, या आई नो इट इज़ बैड बट चलता है। क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति है। इसका मैं ऑफकोर्स मेरे पास इसका नाम नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास इसका नाम ज़रूर होगा। ये प्रवृत्ति ही जब मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीफोल्ड हो जाती है, तो ये एडिक्शन को अपना लेती है। तो तुम्हारे को अपने एडिक्शन को पहले हिट करने से पहले अपनी हैबिट को हिट करना होगा, राइट। पहली चीज़ है आइडेंटिफिकेशन की, यस आई हैव अ बैड हैबिट एंड द रीजन बिहाइंड इट इज आई हैव एक्सेप्टेड इट दैट इट इज हार्मफुल बट आई एम स्टिल गोइंग टू डू इट। लेकिन प्रॉब्लम्स है ना अलग तरीके से भी आती है। सारी बातों की एक बात है कि अगर सब कुछ मिल जाए तो तमन्ना किसकी करोगे, राइट। अधूरी ख्वाहिशें ही जो आपको आगे बढ़ाती हैं, राइट। तो प्रॉब्लम्स का फाइनल यही है कि यार देखो, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होंगी, यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स। और एक जिसको बोलते हैं ना कि परफेक्ट लाइफ कभी किसी की होनी भी नहीं चाहिए। राम और सीता के 36 के 36 गुण मिलते थे और उनकी लाइफ में कितने। आई थिंक अपन को अपने को अपनी थिंकिंग, अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको एजाइल रखना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम आए अपन उसको डट के उसका सामना कर सके। और एक्सेप्टेबिलिटी एक होता है ना कि नो इट कैन नॉट हैपन विथ मी, आई थिंक दैट इज अ स्टेटमेंट टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, एंड इफ यू हैव सीन द प्रॉब्लम, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, लेट्स एक्सेप्ट इट ऑल्सो। Without acceptance, there is no struggle also. Because for a very long period of time, you keep on pushing it back. No, it has not happened. It cannot happen with me. Just see it at face value. उसको कहते हैं ना कि जिसको रियलिटी का पता है वही आगे बढ़ पाएगा, जिसको रियलिटी का नहीं पता वो पीछे ही रह जाएगा। चलो इसी बात पे इस प्रॉब्लम को करते हैं बंद।